नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय के लिए भूतपूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को संकलित किया है और यह इस संकलन की 5वीं कड़ी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अभ्यास करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर एम ए अंसारी, सी मदन मोहन मालवीय और डी सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम ए अंसारी। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1928 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी द्वारा किया गया था, जो 1 जुलाई 1988 के पहले भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार कर सके। तो उस उद्देश्य से ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की बैठक ली गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में कॉलेजियम प्रणाली जुड़ी है। तो कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कार्यपालिका से, बी विधायिका से, सी न्यायपालिका से और डी संघराज संबंधों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका से। हम कॉलेजियम प्रणाली के विषय में थोड़ी बात कर लें। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित प्रणाली होती है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित की गई है। इसे श्री जजेस केसेस भी कहते हैं। जजेस केसेस में पहला जजेस केसेस, दूसरा जजेस केसेस, तीसरा जजेस केसेस इस तरह से आए थे। दूसरा न्यायाधीश मामला यानी जजेस केसेस 1993 में आया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की थी कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति होता है और 9 जजों की एक खंडपीठ ने यह निर्णय दिया, जिससे वर्तमान में जो कॉलेजियम प्रणाली चल रही है उस प्रणाली की उत्पत्ति हो गई। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है उसके बारे में बताना है। आपको ऑप्शन ए दिया है परिसीमन आयोग के द्वारा, बी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा और डी जनगणना आयोग द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिसीमन आयोग द्वारा। आप सभी जानते हैं सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का जो भी निर्धारण होगा वो परिसीमन आयोग करेगा। हम इसके विषय में अगर बात करें तो चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन होता है और यह सीमांकन ही परिसीमन कहलाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्षों के बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952, 1963, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना हुई है। वर्तमान में लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन की जो प्रक्रिया की शुरुआत है वो 2026 से आरंभ होगी और 2029 के जो चुनाव होंगे उससे ये लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हंटर कमेटी रिपोर्ट था यानी हंटर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से, बी 1896 से लेकर 97 के दौरान जो अकाल हुआ था उससे, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग के दुख से और डी है बंगाल के विभाजन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग के कारण जो ट्रेजेडी हुई थी और जो दुख हुआ था उससे संबंधित ये है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हंटर समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1919 को की थी और लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे, उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने घटना की जांच के लिए इस समिति की स्थापना की थी, लेकिन इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा या संबंधित था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, लेकिन किस मुस्लिम देश से संबंधित यह आंदोलन था आपको बताना है। ऑप्शन ए इराक, बी मिस्र, सी तुर्की, डी ईरान। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तुर्की। तो जो तुर्क में खिलाफत आंदोलन वहाँ के खलीफा से संबंधित था। यह आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था और 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का इसको लेकर के गठन भी किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली तथा महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में इस कमेटी ने कार्य किया था। यह ब्रिटेन की
तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध था तथा विद्रोह के कारण ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, उसके विरोध में यह आंदोलन चल रहा था और ये विश्वव्यापी आंदोलन की तरह फैल गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपको नेहरू समिति के सदस्य जो नहीं है उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी सर अली इमाम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था नेहरू समिति। इसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी है पैथिक लॉरेंस, सी है एवी अलेक्जेंडर और डी है सर जॉन साइमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन साइमन। इसका उत्तर आप भली भांति जानते थे। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस शामिल थे, ये भारत के उस समय पे सचिव हुआ करते थे। इसके अलावा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा एवी अलेक्जेंडर भी शामिल थे और ये नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के किस राज्य में स्थानीय स्वशासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन की व्यवस्था केरल राज्य में है। अगला और वर्तमान में अभी लोकपाल बिल आने के बाद में प्रायः सभी राज्यों में इसकी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ये पुराना आया हुआ प्रश्न है तो उसके अनुसार केरल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? ऑप्शन ए राज्य, बी समाज, सी सामाजिक चेतना और डी विधि। तो आपको बताना है कौन प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि समाज के प्राकृतिक अधिकारों का समाज ही प्राकृतिक अधिकारों का प्रमुख स्रोत है। टी.एच. ग्रीन मुख्य आदर्शवादी विचारक हैं जिसने राज्य के आदर्श स्वरूप को स्वीकार किया है और इन्हें उदारवादी आदर्शवादी के नाम से जाना जाता है या फिर उदारवादी आदर्शवाद का इन्हें जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, बी यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, सी यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है और डी हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। प्रश्न दोबारा देख लेते हैं, इसमें से वह कथन बताना है जो हीगल के नौकरशाही संबंध विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इसमें यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह हीगल की नौकरशाही से संबंधित है और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, यह भी इससे संबंधित है, लेकिन हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है, यह इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसके संसर्ग ने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवादी अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो किसके टच में आने के बाद में एम.एन. रॉय ने मैक्सिको में मार्क्सवाद को अपनाना आरंभ किया? ऑप्शन ए है माइकल बारोडीन, बी है लेनिन, सी एल फिस्टन और डी है इयान ब्राउनली। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल बारोडीन। माइकल बारोडीन ने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था और भारत में मार्क्सवाद के विचार को लाने का श्रेय भी एम.एन. राय को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए है डायसी, बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी सरदार पटेल और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक किताब लिखी थी और ये 1939 में पब्लिश की गई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अन्य नाम बाबा साहब अम्बेडकर है और इसी नाम से ये काफ़ी फेमस हुए हैं
भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। साथ ही हमारे जब संविधान लिखा गया था तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इसका आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? ऑप्शन ए सेबाइन, बी सी एल वेपर, सी लॉर्ड लोथियन और डी है डनिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी एल वेपर। सी एल वेपर ने जे एस मिल को विरक्त या अनुच्छिक प्रजातांत्रिक दार्शनिक की संज्ञा दी थी और जे एस मिल वयस्क मताधिकार के विरोधी हैं। यह शिक्षितों तथा धनवानों को अधिक मतदान का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वोटों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। यह स्वतंत्रता का मुख्य समर्थक है। ऑन लिबर्टी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो आप याद रखेंगे, मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक इसीलिए सी एल वेपर ने कहा। तो इसका कारण हमने बताया है कि इन्होंने क्यों कहा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है? तो जो जॉन लॉक की रचना नहीं है उसके बारे में बात करना है। ऑप्शन ए पर्शियन लेटर, बी सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, सी शासन पर 2 प्रबंध 1690 और डी कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पर्शियन लेटर। यह जो रचना है वो जॉन लॉक ने नहीं की है। पर्शियन लेटर 1721 में आया था और इसकी रचना जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने की थी। यह मॉन्टेस्क्यू की पहली रचना थी, जबकि बाकी के जो है सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, शासन पर 2 प्रबंध 1690 और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692, ये सभी रचनाएं जॉन लॉक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो आप जानते हैं रूसो का संबंध सामान्य इच्छा से है और किस किताब में इन्होंने इसको वर्णित किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है द इमाइल 1762, न्यू हेलोइजे 1761, ऑप्शन सी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 और डी है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में पब्लिश हुई थी। इसमें रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का विश्लेषण किया है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा है जो जन कल्याण पर आधारित होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए संस्थावाद, बी बहुलवाद, सी संरचनावाद और डी एक सदनवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एक सदनवाद। एक सदनवाद डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है। इसके अतिरिक्त संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद, इन सभी को डेविड एप्टर राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीन, बी दुर्खीम, सी वेबर, डी मार्क्स। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन। टी एस ग्रीन संरचनावादी विचारक नहीं माने जाते हैं, जबकि एक आदर्शवादी विचारक के रूप में अपने आप को इन्होंने प्रतिष्ठापित किया है। ग्रीन ने राज्य के आदर्शवादी स्वरूप को स्वीकार किया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा दुर्खीम, वेबर और मार्क्स जो हैं ये संरचनावादी विचारक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, बी मार्क्स, सी वेबर और डी कार्ल डायच। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना की संज्ञा दी है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में विख्यात कार्ल मार्क्स ने एक ऐसे राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की परिकल्पना की है जिसमें विचारधारा का कोई स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन इसमें खोजना है। ऑप्शन ए तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, बी है तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है, सी है तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है और डी है तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं।
तो दोस्तों इसमें बताना है कि तुलनात्मक राजनीति क्षेत्र में कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला कथन गलत है। इसमें लिखा है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, यह कथन गलत है। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राष्ट्र की स्थापना नहीं करती है, जबकि अन्य कथन जो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। यानी तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है, बिल्कुल सही है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को भी बनाती है जो हमारी अपनी पुरानी प्रथाओं से या परंपराओं से बेहतर होती हैं, खराब होती है। तो ऐसी प्रथाओं को नई प्रथाओं के रूप में प्रतिस्थापित करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन ए सुम्पीटर, बी मोस्का, सी मिचेल्स और डी रॉबर्ट डहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुम्पीटर। तो सुम्पीटर ने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एवं डेमोक्रेसी, ये किताब का नाम है, इसकी रचना 1942 में की थी। तो याद रखेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक किताब के रचनाकार हैं सुम्पीटर और सन है 1942। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ए गैर सरकारी संगठन, बी नागरिक समाज, सी दबाव समूह और डी न्यायपालिका। तो इसमें जिसमें हित को ज़्यादा देखा जाता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा संगठन या समूह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह। लोकतंत्र में दबाव समूह का प्रकार हित स्पंदन है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन स्तर पर विविध प्रकार के दबाव डालते हैं, जिससे कि लॉबी बनाना, संसद सदस्यों से संपर्क स्थापित करना इत्यादि। तो याद रखना, पर्टिकुलर हित को पूर्ण करने के लिए दबाव समूह ही प्रायः कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि, पहला तो तथ्य दिया है शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। दूसरा, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। तीसरा, सभी देश में लिखित संविधान नहीं होता है। तो आपको बताना है कूट के अनुसार सही उत्तर क्या है। कूट में दिया है ऑप्शन ए में केवल 1, बी में केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है केवल 1 और 2। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2। एक में है शक्ति धारण जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं, और दूसरा दिया है सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। तो ये दोनों ही कथन संस्था परक के तथ्य को सीमित कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है एस.एन. आइसेस्टार्ट, बी है एडवर्ड सिल्स, सी है रुडोल्फ और डी है डेविड एप्टर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. आइसेस्टार्ट। एस.एन. आइसेस्टार्ट ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है। डेविड एप्टर के अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री थे और तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ भी थे। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनकी प्रमुख रचना थी। तो डेविड एप्टर के बारे में भी आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न भी आते रहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुवर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सुवर्ट ने किसे प्रशासक नहीं माना है, बताना है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी विवेकशील, सी आदर्शवादी और डी वास्तविकतावादी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। सुवर्ट द्वारा प्रशासन को जिन कोटियों में बांटा गया है उसमें लोकतांत्रिक अवधारणा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि विवेकशीलता, आदर्शवादिता और वास्तविकवादिता ये सारी तत्व जो हैं उन्हें प्रशासकों की कोटियों में ये शामिल करते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चुनाव सुधार हेतु भारत में किस वर्ष में जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया।
तो यहाँ पे समिति का नाम है, याद रखें, जगन्नाथ राव समिति। ये चुनाव सुधारों से संबंधित थी। कब गठित की गई बताना है। ऑप्शन ए 1970, बी 1971, सी 1972 और डी 1973। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971। चुनाव सुधार हेतु जगन्नाथ राव समिति का गठन 1971 में हुआ था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1972 में प्रस्तुत की थी। और इसके अलावा भी चुनाव सुधार के लिए तारकुंडे समिति आई थी, ये 1974-75 में, ये भी आप याद रखें। जो ये जगन्नाथ राव समिति थी, इसने राजनीतिक दलों में पारदर्शिता लाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा एक दिनेश गोस्वामी समिति भी आई थी, संथानम समिति भी आई थी। तो ये समितियों का नाम आप याद रखें, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। चुनाव सुधारों के लिए जो भारत में समितियाँ आई थी, उसमें जगन्नाथ राव समिति, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, ये सभी राजनीतिक क्षेत्रों में या राजनीतिक दलों के द्वारा प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़े जाए या चुनाव का प्रारूप किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग प्रकार की राय इन्होंने दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, इसमें करेक्ट उत्तर नहीं दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971। अगला प्रश्न देखेंगे। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको ऑप्शन दिए है, ए नॉर्बर्ट विनर, बी है रॉबर्ट नॉर्थ, सी है कार्ल डायच और डी है आलमंड और कॉलमैन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलमंड और कॉलमैन। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया आलमंड और कॉलमैन के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। कथन दिए हैं। पहला कथन है, ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। दूसरा कथन है, ग्रामसी केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। और तीसरा कथन है, ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। तो इस कूट दिया है, कूट के अनुसार सही उत्तर देंगे आप। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है केवल 1 और 3। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। और जो तीसरा कथन है, ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए फ्रेडरिक लिस्ट, बी है स्मिथ, सी रिकार्डो और डी माल्थस। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ये तीनों विकास के परंपरागत दृष्टिकोण पर बल देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। दोस्तों सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत की बात करें या ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है, तथा कनाडा की अगर बात करें तो यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण दिखते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के लक्षण यानी अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणाली के लक्षण फ्रांस में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में कितने चरण में वोट डाले गए। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 चरण। तो भारत में जो 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे 7 चरणों में उसमें मत डाले गए थे। अगर हम निर्वाचन आयुक्त की बात करें, इन्हीं के देखरेख में ये समस्त चुनाव का आयोजन होता है। तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने कार्य ग्रहण किया था और इनकी देखरेख में ही 18वीं लोकसभा में 7 चरण में चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप लगातार जुड़े रहें। ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। समय अत्यधिक कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख करके रिवाइज करें। धन्यवाद। जय हिंद।